चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो चैप्टर का जैसा कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कहने इसका मतलब ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मतलब ये है कि आपको ये क्लास 11th में और खासकर क्लास 12th में बहुत काम आने वाला है। आधे से यह चैप्टर इससे रिलेटेड है। देखो जो बेसिक चैप्टर है वो रिलेशन है और जो मेन चैप्टर है वो क्या है, फंक्शंस। फंक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब रिलेशन और इससे पहले का जो बेसिक है वो समझ में आ जाएगा तब। ठीक है, तो 12th में भी फर्स्ट चैप्टर है इसका जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस, 11th में भी ये सेकंड चैप्टर, बट हाफ पार्ट जिसका जो नॉर्मल जो बेसिक है वो 11th में और जो डिटेल में है वो कहाँ है, 12th में फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद कई सारे चैप्टर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप समझ लो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूं मैं, बाकी चैप्टर समझने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, बाकी चैप्टर समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि एक या दो क्वेश्चन आता है, ज्यादा से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट बाकी चैप्टर समझने के लिए बहुत जरूरत पड़ेगी फंक्शंस की। ठीक है, इसके टाइप्स या जो भी इसमें ग्राफ व्राफ जो भी आता है उन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रिलेशन। ठीक, तो आप रिलेशन को समझने से पहले आप कुछ छोटे छोटे टर्म समझेंगे जो रिलेशन से संबंधित है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। हेडिंग बनाइए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट? तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो ए सेट में एक सेट है ए, एक सेट है बी। सेट को हम ऐसे दिखाया करेंगे। ठीक है, सेट को ऐसे ना दिखाते हुए, ये तो लिखने का तरीका है, ये समझाने का तरीका है। क्योंकि सेट लिखने का तरीका नहीं है, ये वाला समझाने का तरीका है सेट का। जैसे सेट में मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी एलिमेंट। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है और सेट बी में ए और बी। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाते हैं ए क्रॉस बी। क्या है, इसे लिख देता हूं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब यहां क्रॉस सेट, तो यहां लिख देता हूं मैं कार्टेशियन, इसी में लिख देता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा गया जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होता है, एक तरह का सेट होता है जिसमें लिखे गए जाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है आप इन दोनों सेट से मिलकर बनाने पेयर। तो क्या हो सकता है, 1 का पेयर ए के साथ हो सकता है, 1 का पेयर बी के साथ हो सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा 1 ए। लिखने का तरीका क्या होगा, कोऑर्डिनेट की तरह लिखने का। कैसे लिखोगे इसको, जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट किस टाइप में होता है, ए बी टाइप में, बस वैसे ही उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। तो 1 का ए से ए के साथ, 1 का बी के साथ। ठीक है, सिमिलरली 2 का ए के साथ और 2 का बी के साथ। तो 2 ए 2 बी, 3 ए 3 बी। अब ये सब क्या है आपके ऑर्डर्ड पेयर। इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं ये भी बता दूंगा आपको, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात ये रहेगी, ऑर्डर्ड पेयर ही कहते हैं। डेफिनेशन पर हम बाद में आते हैं, सबसे पहले एग्जांपल समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल, कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो आपको पेयर बनानी है, जैसे 1 का ए के साथ 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ 2 का बी के साथ, 3 का ए के साथ 3 का बी के साथ, पेयर बन गए। अब इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये है आपका ऑर्डर्ड पेयर, मैं अलग से लिख देता हूं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इसका, वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से। जो सेकंड एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, हमेशा सेकंड सेट से। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट पे जाएगा, सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट पे जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी, इसलिए हम कहते हैं इनको ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये है, अगर आपने कभी बी क्रॉस ए निकाला,
तो फर्स्ट एलिमेंट आप बी में से लोगे और सेकंड एलिमेंट ए से लोगे, तो फिर क्या बनेगा, A1 A2 और A3। क्या बनेंगे, A1 A2 A3, ठीक है। फिर क्या बनेगा, B1 B2 और B3, ठीक है कि नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल रहेंगे, लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात ये है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है, ये बात ध्यान रखना। A क्रॉस B हमेशा क्या होता है, B क्रॉस A के अनइक्वल होता है। वो इक्वल तब होता है जब दोनों सेट कैसे इक्वल, देखो ठीक है, सिंपल सी बात है, आप बना लो आराम से, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ऑर्डर पे बना रहे हैं, ध्यान ये रखना है जैसे कि कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसी हिसाब से लिखना है। देखो एक बात और है, जैसा कि आपको पता है कोऑर्डिनेट में 4,1 पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 1,4 होता है, पता है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ऑर्डर्ड का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर्ड इसमें मेन है। समझ में आ गया, चलिए। तो उसमें कुछ ज्यादा खास टफ नहीं है, समझ में आएगा नॉर्मल। तो आपको A क्रॉस B ऐसे निकालना है, B क्रॉस A इस टाइप से निकालना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपको फर्स्ट सेट से लेना है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लेना है, इतनी सी बात है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया। अब बात आती है इसमें इसकी डेफिनेशन, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन की। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन बताता हूँ। देखो अब आपके सामने ये डेफिनेशन है, क्या है, इफ टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B, A और B कैसे हो चाहिए, नॉन एम्प्टी हो चाहिए, मतलब खाली नहीं हो चाहिए, नल सेट नहीं हो चाहिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, किससे दिखाते हैं इसको, A क्रॉस B से, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम A एंड B। लिखते कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, A क्रॉस B किस टाइप में लिखा जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर, इनको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल सी बात है, आप नोट करते जाइए। मतलब जैसे आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखते हो, वो कैसे लिखते हो, हमेशा x, y फॉर्म में लिखते हो। तो ये पहला हमेशा किस क्या कोऑर्डिनेट होता है, x का, और दूसरा किसका होता है, y का। बस वही बात ध्यान रखनी है कि अगर आप A क्रॉस B निकालोगे तो पहला एलिमेंट किसका लोगे, सेट A का, दूसरा एलिमेंट सेट B का, ठीक है। A क्रॉस B बोलते क्या इसको, A क्रॉस B, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक सेट, क्या लिखा है, सेट, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है मैंने। तो A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, उस पर आते हैं सीधे। तो आप ये ध्यान रखो, नोट करके लिखते जाएंगे। नंबर 1, क्या, अगर इनमें से कोई एक सेट नल सेट हो गया, मान लो इफ आइदर A और B इज नल सेट, ठीक है, देन A क्रॉस B will be empty set, ठीक है कि नहीं। A क्रॉस B will be empty set, वो भी सेट होगा, क्योंकि अगर एक सेट हो गया तो आप क्या लिख दोगे, A क्रॉस B is also null set, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो इनमें से कोई A और B में से कोई क्या जाता है, सेट एक इनफाइनाइट हो जाता है, क्या जाता है, इनफाइनाइट सेट हो जाता है, तब देन A क्रॉस B will also be infinite set। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें से डॉट डॉट जैसे लगा दूं, ठीक है, ये इनफाइनाइट हो गया, मतलब नेचुरल नंबर्स का। तो 1 का A के साथ, 1 का B के साथ, 2 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का A के साथ, 3 का B के साथ। तो जब नंबर यहाँ पे इनफाइनाइट है तो यहाँ पे जो सेट बनेगा A क्रॉस B बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा अपने आप में, इनफाइनाइट ही तो होगा, ठीक है नहीं, इसलिए। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड ये है, अब हम पता कैसे करेंगे कि A क्रॉस B में एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो वो भी सिंपल है, अगर मान लो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A P and number of element in set B equal to Q, then
नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू, ठीक है, पहले जो किया था हमने। अब देखो एक बात और है, अब थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए क्रॉस बी के लिए तो भी लिखे थे 1a, देखो ये मैंने ऑर्डर पे लिख दिया, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट p, नंबर ऑफ एलिमेंट b, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो ए क्रॉस बी में आएगा। ए में एलिमेंट कितनी है, 3 थे, 3 2 जा 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है, देखो इसमें क्या है, तो हमने बताया था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 a इज नॉट इक्वल टू a, इसके ऊपर भी प्रॉपर्टी है नंबर 4, और क्या, दो ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if and only if, क्या देखो जैसे कि x और y हमें y, x इक्वल करना है, ये कब इक्वल है, जब x इक्वल टू क्या हो जाए y, ठीक है, मतलब दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनका पहला एलिमेंट इक्वल है आपस में और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल है, तभी इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, फिफ्थ, अच्छा एक चीज और है इसमें, जैसे कि ये डायग्राम बना रहे हैं, इस डायग्राम को हम कहते हैं एरो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम कहते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी होता है, मतलब हमें किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को ग्राफिकली दिखाना है तो हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो फिफ्थ पॉइंट है वो देखो ध्यान से। फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर मान लो हमें ए क्रॉस ए निकालना है तो क्या होता है, देखो ए कॉमा बी कॉमा सी टाइप में होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या होगा ए, मतलब देखो इसमें जो ए बी सी टाइप के आते हैं, चलो इसमें मैं अलग अलग ले लेता हूँ, ठीक है, ए बी और सी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी, जिसमें हम ए बी और सी को क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, कुछ अलग से कुछ खास नहीं है, जिसमें दो दो के जोड़े बना रहे हो, किसके बनाएंगे, तीन तीन के जोड़े। अब करते कैसे, मैं इसको बताता हूँ कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। एक मैंने सेट लिया ए 1, 2, एक सेट लिया 3, 4, एक सेट सी लिया मैंने 5, इतने काफी है। तो इसके दो मेथड बताता हूँ, ये होता क्या है, ए क्रॉस बी, आप ए क्रॉस बी निकालो पहले, ए क्रॉस बी क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। अब इसका क्रॉस किससे निकालो, सी के साथ, ए क्रॉस बी का किसका देगा, सी के साथ, तो क्या आएगा 1 3 का 5 के साथ, यानी 1 3 5 1 4 5 है ना, 2 3 5 और 2 4 चेक कर लो, 2 2 जा 4 4 1 जा 4, तो 1 2 3 4 एलिमेंट आए कि नहीं आए। एक ट्री मेथड और होता है, उसको भी देखो, इसमें लिखा 1 और 2, तो इसमें कितने जाएगा 3 4 3 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 1 का 3 4 के साथ, 1 का 3 4 के साथ, 2 का 3 4 के साथ। अब इनका किसके साथ जाएगा, 5 के साथ, तो सिर्फ एक ही लाइन क्या जाएगी 5 की, देख लो 1 3 5 1 4 5 2 3 5 2 4 5। इस मेथड को हम कहते हैं ट्री मेथड, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर कि नहीं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं अगली बात, इसमें 5 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट क्या बचता है, अब एनसीईआरटी में कैसे दिखाया है वो देखो अच्छे से, कि एनसीईआरटी में उन्होंने ए क्रॉस बी को दिखाया कैसे, उसको देखो अच्छे से। एनसीईआरटी में वो बहुत थोड़ा सा मुझे अभी तो लगता है, बट देखो उसको, जैसे कि ए सेट को जो लिया है, ए सेट है ना 1 2 3 है, बी सेट क्या है, ए कॉमा बी, उसको दिखाया कैसे देखो,
ए सेट को ले लिया उन्होंने एक्स एक्सिस पर एक तरह से, जैसे कि 1 2 और 3, और बी को ले लिया यहाँ पर ए कॉमा, तो यहाँ से एक लाइन बना दो, एक यहाँ से बना दो, एक लाइन इसकी बना दो, एक 2 की और एक 3 की। अब इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, एक तो ये है कोऑर्डिनेट फॉर्मेशन पढ़ा हुआ ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये पॉइंट क्या होगा 1 ए होगा, ये क्या होगा 1 बी, ये क्या होगा 2 ए, ये क्या होगा 2 बी, ये 3 ए 3 बी, होगा कि नहीं होगा। तो ये जब ये जो लिखे होंगे सब, इनको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन को बताया गया है। तो एक तो ये तरीका है जो एनसीईआरटी की तरीके से आप नॉर्मली डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तरह में आ गया। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम उसको समझेंगे। तो इसको नोट कीजिए पूरा अच्छे से। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। इफ x + 1 इक्वल y - 2, ये क्या है एक ऑर्डर पेयर है, इक्वल टू 3, 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो मैंने क्या बताया था, दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे x + 1 इक्वल टू 3 कर देंगे एंड y - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 2 एंड y इक्वल टू कितना आएगा -2 + 1 इक्वल टू 3। -2 आया प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका x और y की वैल्यू, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। चलिए अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या है, इफ p abc q r form sets p cross q and q cross p, are these two products are equal, तो इक्वल है या नहीं, क्या ये इक्वल है या नहीं। तो निकाल लेते हैं p क्रॉस q, कैसे निकालते हैं abc का rc। तो देखो मान लो p सेट ये है और q सेट ये है, इसमें है एलिमेंट a b और c, इसमें एलिमेंट कितना है r। तो a का r के साथ होगा, b का r के साथ होगा, c का r के साथ होगा, है कि नहीं। इसको क्या कहते हैं एरो डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। तो कैसे कर बनाएंगे p का q के साथ, तो फर्स्ट एलिमेंट p का होगा, तो a r b r और c r, a r b r c, ठीक है। q क्रॉस p निकालते हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट किसका लेना है q का, तो क्या आएगा r a r b और r c, है ना। अब देखो मैंने बताया था a r, यहां लिखेंगे a r इज नॉट इक्वल टू r a। इसी प्रकार b r इज नॉट इक्वल टू r b, c r नॉट इक्वल टू r c। तो क्या लिख देंगे क्लियरली p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू q क्रॉस, ठीक। तो ये बताना था हमको क्या ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल है या नहीं। चलिए एक देखते हैं एग्जांपल 3। लेट a इक्वल टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू 3, 4 एंड c इक्वल टू 4, 5, 6। तो फाइंड दीज वैल्यूज। तो हमें ये प्रोडक्ट निकालने क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो ये बताइए सबसे पहले b इंटरसेक्शन c कितना होगा, b और c में कॉमन, और b और c में कॉमन कितना है सिर्फ ओनली 4, है कि नहीं। तो हम क्या निकालेंगे, सो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, मतलब a का b इंटरसेक्शन c के साथ क्रॉस। तो क्या आएगा 1, 4, 2, 4 और 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4। बस हो गया फर्स्ट, इतना सा करना है। तो ऑर्डर पेयर बनाना बहुत ही सिंपल है काम है। चलिए देखते हैं सेकंड में क्या करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, a क्रॉस b एंड a क्रॉस c। तो a क्रॉस b निकालो, ठीक है, a क्रॉस b निकालते हैं। चलिए तुम निकालो a क्रॉस b। तो देखो 1, 3, 1, 4 है ना, 1, 3, 1, 4, फिर 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 3
एंड 3। हो गया, चेक कर लो, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6 है कि एलिमेंट। हम निकालते हैं ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ, तो इसमें एलिमेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि 3 इसमें तो 9 बनेंगे टोटल, तो 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6 हो गए। अब हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये निकालना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इन दोनों में कॉमन लेने का तरीका क्या है, पहले दिखा करो, एक एलिमेंट 1 3 इसमें है क्या, 1 3 1 3 1 3 नहीं है, तो नहीं आएगा। 1 4 तो 1 4 है, तो 1 देखो ऑर्डर जो पेयर जो दिख रहा है ना, ये इसका तो एलिमेंट है, पर अपने आप में क्या ऑर्डर पेयर, तो 1 4 2 3 इसमें है नहीं है, 2 4 है इसमें, तो 2 4 कॉमन आएगा, ठीक है। इसके बाद 3 3 इसमें नहीं है, 3 4 है इसमें, 3 4 है, और क्या आएगा 3 या 5 है, निकल आया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। चलो अब देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड में निकालना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी निकालेंगे पहले हम, है ना, क्या निकालेंगे बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या आएगा 3 4 4 5 6, तो क्या आएगा 3 4 5 और 6। बी यूनियन सी का ए के साथ क्या निकाला है, क्रॉस, देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी, है ना, ए में एलिमेंट है 1 2 3, और बी क्रॉस सी में, बी यूनियन सी में कितने आए 3 4 5 6, तो देखो ध्यान से 1 2 3 का 3 4 5 6 से, तो देखो 4 इसमें है 3 इसमें, तो 12 बनेंगे टोटल। तो देखो लिखते हैं एक करके 1 3 2 3 3 3, है ना, चाहे से डायग्राम बना लीजिए, 1 2 3 3 4 5 6, है ना, तो 1 3 1 4 ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 5 सॉरी 2 4 2 5 2 6, ठीक है, 8 एलिमेंट हो गए। अब क्या आएगा 3 3 3 4 3 5 और 3 6, तो हमारा क्या है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये ए है, ये क्या है बी क्रॉस सी, सॉरी बी यूनियन सी, ये ए है, ये बी यूनियन सी है, इसका क्रॉस निकाल लीजिए। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है इसमें, फोर्थ पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी ये निकाला भी हमने, ए क्रॉस सी ये निकाला, इन दोनों का क्या लेना यूनियन, कॉमन कौन से आए थे, ये 3 कॉमन आए थे, इनको एक बार लिख देंगे बाकी को लिख देंगे लगातार, तो क्या आएगा 1 3 ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, क्या आएगा देखो 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 एंड अब 1 4 लिख चुके हैं, तो 1 5 1 6 2 5, क्योंकि ये लिख चुके हैं, एंड 2 6 3 5 3 6, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4, इफ p टू 1 2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p, मतलब p का p से और p का p से ही क्रॉस निकालना, जैसे कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। कैसे निकालते हैं, देखो ट्री मेथड देखते हैं, जैसे 1 और देखो
1,2 है ना, तो ये P हो गया, ये P हो गया। अब इसका भी क्रॉस निकालना है तो ट्री मेथड बहुत सिंपल है, देखो इसका 1,2 से हुआ, इसका भी 1,2 से, ये हो गया आपका P क्रॉस P है ना, 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। अब P निकालना है तो इसका भी क्या आएगा 1 2 1 2 1 2 1, तो देखो अब कैसे बनेंगे, टोटल कितने 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो P क्रॉस P इक्वल टू क्या है, देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2 1, फिर 1 2 2 है ना। इसके बाद क्या बनेगा 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2, ठीक है। तो ये मेथड आप लगा सकते हो, जिसको क्या कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्री मेथड, ठीक। चलो एग्जांपल 5, ये बहुत ही समझने वाला एक तरह का क्वेश्चन नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक रूल है, या नियम है, या कुछ भी कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, R एक सेट गिवन है आपको, किसका, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स आप जानते हो, ऑल टाइप्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स, मतलब जितने भी टाइप के आपके नंबर पढ़े हैं, किसी भी टाइप के नंबर पढ़े हैं, उनको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस रिप्रेजेंट, ठीक। तो मैं बताता हूं, जैसे कि मैं R क्रॉस R निकालूंगा तो किस फॉर्म में आएगा, एक्स वाई फॉर्म में आएगा, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो जैसे कि मैं बताऊं, आप कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, R क्रॉस R में जो पॉइंट आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, x, y टाइप के आएंगे, जिसमें x, y बिलोंग्स टू किसमें करेंगे, कैपिटल R में, रियल नंबर। तो यहाँ कोई भी रियल नंबर के देखो, कोई भी रियल नंबर 1, 2, जैसे 1, 2, 3, 4, जो भी रखो, कोई पॉइंट रखोगे तो किस प्लेन में आएगा, एक्स वाई प्लेन में आएगा, कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि R क्रॉस R में जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो सब कहां पर होंगे, इस प्लेन पर, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल स्पेस पर। तो क्या लिख देंगे, ये जो ये वाला जो रिप्रेजेंट करेगा ना, वो क्या करेगा, which represents coordinates of all points, coordinates of all points, कहां पर, in 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, इन 2 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि x, y में लेंथ एंड ब्रेड्थ मतलब कुल मिला के क्या आएगा, 2 डायमेंशनल प्लेन में आएगा, जिसको क्या कहते हैं, जो प्लेन होता है वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल स्पेस होता है, ठीक है। अब बात आती है r क्रॉस r की। अगर मान लो आप r क्रॉस r निकाल लोगे, वो किस फॉर्म में आएगा, x, y, z फॉर्म में आएगा, जिसमें x, y, z इस पे बिलोंग करेंगे r को, मतलब x, y, z की कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब ये बताइए, मतलब एक तरह से समझ लो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आ गई, तो तीन कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना, 3 डायमेंशंस आ गए। तो जो 3 डायमेंशंस होंगे वो कहां होती हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी आप इसको ध्यान रखो विद मतलब यूजिंग प्रॉपर्टी के हिसाब से, प्रॉपर्टी के यूज के साथ आपको ध्यान रखना है। बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, जो 11 या 12 चैप्टर क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या देखना है, which represent all points in 3 dimensional space, 3 डायमेंशनल स्पेस में ये क्या होंगे, पॉइंट्स, क्लियर। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 क्या है, इफ a क्रॉस b इक्वल टू, आपको गिवन है, फाइंड a एंड b, है ना।
हमें फाइंड करना है ए एंड बी सेट फाइंड करना है। ए क्रॉस बी आपको गिवन है, तो मैं ए क्या होता है ये बताइए। ए क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट ए, है ना। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो क्या है, P और M, तो क्या बन जाएगा हमारा P कोमा सेट जो A होगा वो क्या होगा P और M होगा, ठीक है। चलिए बैट B निकालते हैं, ये क्या होगा, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर, या M भी दे सकते हो। तो क्या होगा, ये आपका क्या है, सेट ए सी, सेट ए सी, और ये क्या होंगे आपके बी से। तो बी में क्या है, क्यू है और आर है, क्या आएगा क्यू कॉमा, जैसे देखते हो टू इसमें एलिमेंट है, टू इसमें है, तो टू टू जा कितने बने, फोर, एक क्रॉस बी में कितने आए, फोर ऑर्डर पेयर आ, ठीक है, या फोर एलिमेंट आ गए। चलिए तो ये हो गया। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं।